अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और ये वो मेडिकल नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, इरिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पर काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज न सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने में हेल्प करेगा, बल्कि आपको जल्द से जल्द लर्निंग से अर्निंग तक का सफ़र भी तय करने में हेल्प करेगा इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या होती है और उसके क्या क्या सोर्सेज हैं और वो किस तरह से हमारी बॉडी को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकती है और हम उसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलती जुलती ये गैस है। और इसका प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा पॉइजनस है, दूसरा ये भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह कलरलेस एंड ऑडरलेस है। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो अफिनिटी है फॉर हीमोग्लोबिन या हीम वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसको समझने के लिए आप यूँ अंदाज़ा लगा लें कि इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के मुकाबले में हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो 240 टाइम्स ज़्यादा है। यानी अगर कंपटीशन हो बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 240% ज़्यादा चांसेस हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि चलो अगर वो बाइंड कर भी जाती है तो ऑक्सीजन का मकसद ये है कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होना और टिश्यूज़ में जाकर अनबाइंड हो जाना या वहाँ पे डिसलॉज हो जाना और टिश्यूज़ को अवेलेबल हो जाना। अब प्रॉब्लम ये है कि ये ऑक्सीजन को हटाकर उसकी जगह भी ले लेगी और जब टिश्यूज़ में जाएगी तो अफिनिटी ज़्यादा होने की वजह से ये डिसलॉज भी नहीं हो सकेगी और जो हीमोग्लोबिन का मकसद था वो ख़त्म हो जाएगा। राइट। तो ये इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जब ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है तो हम इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं। और इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है एचबी की, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। दैट विल लीड टू हाइपोक्सिया या इस्कीमिया एंड दैट विल लीड टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से जनरेट होना शुरू होगा। एंड दैट विल लीड टू लैक्टिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है कि ये बाइंड कर जाती है हीमोग्लोबिन के साथ और उसके बाद डिसलॉज नहीं होती। राइट। इसको हम दूसरे अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर चेंज कर देती है हीमोग्लोबिन का उसके साथ बाइंड होकर, क्योंकि इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। और इसी वजह से ये टिश्यूज़ में जाकर डिसलॉज नहीं होगी और इस कंडीशन को हम कहते हैं लेफ़्ट शिफ्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। राइट। ये मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। तो इसमें आप देखें कि नॉर्मल कर्व भी शो की हुई है और जब लेफ़्ट शिफ्ट होता है तो ये जो है वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है और टिश्यूज़ में जाकर डिसलॉज होने की कैपेसिटी नहीं है या ना होने के बराबर है। तो दैट विल लीड टू हाइपोक्सिया, इस्कीमिया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये सारे एक कैस्केड है जो शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको इसके सोर्सेज के बारे में बता देता हूँ कि इसका जो डायग्नोसिस है वो हमें क्लिनिकली करना पड़ता है। इसके लिए कोई हमारे पास स्पेशल लैब्स नहीं है कि जिसमें हम डायग्नोज कर सकें। क्लिनिकली हमें इंटेलिजेंटली विजिलेंटली हमें इसका डायग्नोसिस बनाना पड़ता है और उसमें हमें कुछ ऐसी हिस्ट्री मिलेगी कि पेशेंट जो है वो बताएगा कि ही और शी गॉट फायर इन होम। ये फायर जो है वो किसी घर में भी हो सकती है, किसी प्लाज़ा या बिल्डिंग में हो सकती है, या किसी ऑटोमोबाइल में हो सकती है, या इवन ऑटोमोबाइल का जो एग्जॉस्ट है जहाँ पे वर्कशॉप्स हैं उसके जो नियर बाई एरियाज़ हैं या वहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं वो इसका शिकार हो सकते हैं। या नेचुरल गैस की कंबस्शन से भी ये जनरेट हो सकती है। जो हमारे घरों में इंस्टेंट गीज़र्स या हीटर्स यूज़ होते हैं वहाँ पे भी ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ये भी जनरेट हो रही होती है। और दैट्स वाई रिकमेंडेड है कि जब हीटर चल रहे हों तो उस स्पेस को जो है वो बंद नहीं करना चाहिए, उसको क्रॉस वेंटिलेशन के लिए कुछ ना कुछ जगह ज़रूर देनी चाहिए। राइट। और इसी वजह से ये हादसे होते हैं कि जब हीटर जो है वो रात को जलता रह गया और सुबह तक पता चलता है कि सारी फैमिली जो है वो अफेक्ट हो चुकी होती है। तो ये इसके कुछ सोर्सेज हैं। इसके अलावा जो गैस जनरेटर्स हैं कुछ घरों में यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ होते हैं, तो ये भी एक सोर्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के। और इसी तरह फर्नेसेस और चिमनीज़ जो हैं वो हमारे यहाँ तो इतना रिवाज नहीं है,
लेकिन कुछ ऐसे इलाकों में जहाँ पे मौसम ज़्यादा ठंडा रहता है या आउट ऑफ कंट्री जो इसके ज़्यादा रवाज है, उसमें फर्नेसेस और चिमनीज़ लोग यूज़ करते हैं। दैट इज़ आल्सो अ पोटेंट सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। इसमें जो अटेंडिंग डॉक्टर है वो इंटेलिजेंटली जब हिस्ट्री लेगा तो उसको इसमें से कुछ ना कुछ मिल सकता है, राइट। और अनफॉर्चुनेटली इसको डायग्नोज करने के लिए हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एबीजीज़ का सहारा है कि एबीजीज़ में हम डायरेक्टली कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है या जो लेवल है वो चेक कर सकते हैं। पेरिफेरल ऑक्सीजन चेक करने से, पेरिफेरल सैचुरेशन चेक करने से हमें अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि पेरिफेरल सैचुरेशन जो है वो हम कैपिलरीज़ की देख रहे होते हैं और उसमें जो है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो भी एज आ ऑक्सीजन ही डिटेक्ट होगी, राइट। तो इसकी जो रीडिंग होगी वो फॉल्स होगी इस कंडीशन में, इसलिए ये हमें हेल्प आउट नहीं कर सकेगा। इसको डायग्नोज करने के लिए हमारे पास सिर्फ एबीजीज़ का एक सहारा है और उसके अलावा हम विजिलेंट हिस्ट्री लेकर जो है वो इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके बाद हम इसका मैनेजमेंट देखते हैं। तो इसको मैनेज करने के लिए हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 जनरल है। जनरल में लाइक एनी टॉक्सिसिटी और पॉइजनिंग, ABCD को हमने मेंटेन करना है विद IV एक्सेस, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन एंड D फॉर डीकंटामिनेशन। अगर पेशेंट के पास कोई भी ऐसा सोर्स है तो उसको डीकंटामिनेट करना ज़रूरी है। और जहाँ तक इसके स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट का ताल्लुक़ है तो इसमें हमारे पास एक ही रास्ता होता है और वो ये कि हम ऑक्सीजन इनहेलेशन जो है वो पेशेंट को कर सकते हैं टू कम्पीट विद कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपको पता है कि उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसको कम्पीट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ सकती है। अगर हम रूम एयर पे ऑक्सीजन देंगे पेशेंट को, हाई फ्लो ऑक्सीजन, तो 4 to 6 आवर्स इसका हाफ़ लाइफ होगा टू कम्पीट विद कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि 4 से 6 घंटे के अंदर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो बॉडी में है उसको नॉर्मल ऑक्सीजन जो है वो कम्पीट करेगी और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होना शुरू होगी और ऑक्सीजन जो है वो उसको रिप्लेस करना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह नॉन रीब्रीदर मास्क भी एक टेक्निक है। ये सारी टेक्निक्स जो हैं वो मैं वेंटिलेशन वाली वीडियोस या रेस्पिरेटरी फेलियर वाली वीडियोस जो हैं जिसमें ऑक्सीजन थेरापी के बारे में मैंने बताया, उसमें मैंने ये सारी टेक्निक्स बताई हुई हैं। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से आप देख सकते हैं। नॉन रीब्रीदर मास्क टेक्निक अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमें तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा टू कम्पीट विद कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और अगर हम इन्वेजिव वेंटिलेशन चूज़ करते हैं जिसको हम ETT बोलते हैं या एंडोट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं, तो उससे हम तकरीबन 1 घंटे में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और एक टेक्निक है जिसको हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरापी बोलते हैं और इसकी खासियत ये है कि वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको बढ़ा देती है। और इस टेक्निक से अगर हम पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर करें तो हम 20 मिनट में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को कंप्लीट करके उसको ऑक्सीजन से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को कंप्लीट कर सकते हैं और उसको रिप्लेस कर सकते हैं विद ऑक्सीजन। अब इस पॉइजनिंग में प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट जो है वो कंटिन्यूसली हाइपोक्सिया, इस्कीमिया और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का शिकार हो रहा होता है। तो जितनी जल्दी पेशेंट को हम रिलीफ दे सकते हैं उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज़ हो सकता है कि उसका जो डैमेज है वो हम बाद में रिवर्स ना कर सकें। तो इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इसमें से जो भी रैपिड टेक्निक हमारे पास अवेलेबल है वो हम पेशेंट को ऑफ़र करें और पेशेंट को उससे ट्रीट करें। आई एम नॉट श्योर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस टेक्निक इन पाकिस्तान। इसमें मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है लेकिन मुझे कोई ख़ास इसका सोर्स नहीं मिल सका या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं मिल सका जो ये ट्रीटमेंट ऑफ़र करता हो। अगर आपके इल्म में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या ऐसा हॉस्पिटल है जो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरापी प्रोवाइड करता है पाकिस्तान में, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, इससे किसी का भला हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा, आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या चीज़ है, इसके क्या क्या सोर्सेज हैं और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, राइट। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।